हेलो क्लास। हम बात करेंगे एनसीएफ के बारे में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसका निर्माण क्यों किया गया, इसकी ज़रूरतें क्या थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसका निर्माण किया गया एनसीईआरटी के द्वारा, नेशनल कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जब बनाया गया तो उस टाइम एमएचआरडी, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विभाग का नाम था, और अब विभाग का नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जो इसका उद्देश्य था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब शिक्षा बिना बोझ के हो, जो कि 92-93 में रविंद्रनाथ टैगोर का जो एक ऐसे था, उसका जो लाइन थी सभ्यता और प्रगति, वहां से लिया गया। एनसीएफ जो है वो रचनावाद पर आधारित है। रचनावाद मीन्स कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको प्याजे और वाइगोत्स्की जिन्होंने थ्योरी दी है, इनका कहने का रचनावाद का मतलब होता है कि बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगर बच्चों को मौका दिया जाए तो वो अपने ज्ञान का सृजन खुद करेंगे। इसमें जो शिक्षा है वो शिक्षक है जो सुविधादाता की तरह काम करेगा। इट मीन्स स्केप फोल्डिंग, जो कि वाइगोत्स्की ने कहा है। तीन स्टेज दी थी वाइगोत्स्की ने। एक एमकेओ दी थी, एक स्केप फोल्डिंग दी थी। एमकेओ तीन स्टेज बताई गई थी वाइगोत्स्की के द्वारा। एक थी जेडपीडी, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, बच्चे का एक दायरा होता है, उसी दायरे तक वो अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। दूसरा होता है एमकेओ, मोर नॉलेजेबल देन अदर, और तीसरा होता है स्केप फोल्डिंग। तो यहाँ पे जो टीचर है वो स्केप फोल्डिंग का काम करेगा। मीन्स जहाँ पे बच्चा अटकेगा वहाँ पे उसे सपोर्ट करेगा, मतलब वहाँ पे उसे उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसको सपोर्ट करेगा। ये जो एनसीएफ है ये चौथा एनसीएफ है। पहले 75 में आया, फिर दूसरा 88 में, तीसरा 2000 में, और चौथा 2005 में। इसकी जो बेस बना वो एनपीई है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया। 1986 लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट, जो ये कमेटी थी इसकी रिपोर्ट। और तीसरा था फोकस ग्रुप डिसीजन डिस्कशन। ये 21 फोकस ग्रुप बनाए गए थे इसके लिए। अलग अलग अध्यक्ष थे इनके, लेकिन जो मेन था वो प्रोफेसर यशपाल आर्य थे। एनसीएफ को 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि हमारे अनुच्छेद में 22 भाषाएं हैं, तो उन सभी भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया। और 17 राज्यों में सॉरी। तो इसको एनसीईआरटी के द्वारा 10 लाख पर स्टेट को अनुदान दिया गया। प्रत्येक राज्य को अनुदान दिया गया एनसीईआरटी के द्वारा, कि उनको इसलिए दिया गया कि वह जो उनका वर्तमान पाठ्यक्रम है ना, उससे तुलना करे सिलेबस की, कि उनका सिलेबस क्या है एनसीएफ के द्वारा जो बनाया गया, और ताकि भविष्य में सुधार की योजना बनाई जा सके। अनुदान का मतलब हमेशा होता है कि फुल्ली सपोर्ट, मतलब उसके वापस देने का नहीं होता। अनुदान का मतलब एक किस्म से दान ही होता है, इसको जो लैंग्वेज में अनुदान बोला जाता है। दूसरा है इसकी जरूरत क्या थी। अब बात करेंगे हम इसकी जरूरत पे। एक तो बच्चों के स्कूल का बैग जो होता था वो बहुत भारी था। स्कूल दूर था। हमारा भी स्कूल बहुत दूर, हमारा तो ठीक था, पर हम जब अपने से बड़ों के सुनते हैं तो उनका स्कूल 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर बोलते थे कि अरे तुम्हारा तो यहीं पास में स्कूल है, 2 कदम की दूरी पे। हम तो इतने इतने दूर जाते थे। बुनियादी ढांचे की कमी, ये हम लोगों ने भी झेला है इस चीज को, कि बुनियादी ढांचे, टाट पट्टी बोलते थे। एक ऐसी होती थी टाट पट्टी, लाइनिंग होती थी, एक लाल लाइन, हरी लाइन, फिर लाल, और फिर साथ में बॉर्डर इतनी चौड़ी, और इसमें बैठना होता था इस तरीके से। तो ये टाट पट्टी हमारी हुआ करती थी उससे। फिर टॉयलेट की सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। गर्ल्स बॉयज की तो छोड़ो, टॉयलेट ही नहीं था। और जो टॉयलेट होता भी था तो पहले तो था नहीं, जब बाद में बनाया गया तो उसमें टीचर्स का ताला लगाया रहता था। ये हमारा ही नहीं, सबका हुआ रहता था, टीचर्स ताला लगा के चले जाते थे। सैनिटरी रिक्वायरमेंट, जो गर्ल्स को सैनिटरी पैड की जरूरत पड़ती है, इसको सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स, तो ये सब भी नहीं प्रोवाइड किया जाता था। फर्नीचर की कमी, फर्नीचर नहीं होता था, टेबल डेस्क ये कुछ नहीं होते थे। बोझ वाला टाइम टेबल, एक टाइम टेबल ऐसा रिजिड होता था, रिजिड टाइम टेबल होता था। इसमें क्या होता था कि जो फिक्स बना रहता था पूरे साल का, पहली क्लास में ये पढ़ाया जाएगा, दूसरे में ये पढ़ाया जाएगा, तीसरे। खेल खुल का कोई टाइम नहीं होता था उनको, खेल का टाइम नहीं होता था उनको, रिक्रिएशनल टाइम नहीं होता था, मतलब मनोरंजन का टाइम नहीं दिया जाता था उनको कि कैसे करें। फिर तीसरा, अब इन्होंने क्या बोला
कि आप सजा नहीं दे सकते, मतलब मुर्गा या मुर्गी नहीं बना सकते। जो अलग-अलग पोस्चर में लड़कियों को खड़ा किया जाता था, हमारे टाइम में क्या होता था, लड़कों को मुर्गा बनाया जाता था, लड़कियों को भी बनाया जाता था, पर पहले मुर्गा बनाया जाता था और लड़कियों को एक शर्त है हवाई जहाज। लड़कियाँ इस तरीके से, और ये हाथ हो गए, मेरे को ज़्यादा ड्राइंग नहीं आती, तो ये पैर खड़ा करके और ये इस तरीके से और हाथ ऐसे, और जो ज़्यादा जितनी शैतानियाँ होती थी, जिस लेवल का मतलब पनिशमेंट देना है, तो साथ में पत्थर भी रख दिए जाते थे। तो ये इस तरीके का नहीं होगा। इन्होंने बोला कि अब आप सज़ा नहीं दे सकते। दूसरा क्या है, 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, 5 गाइडिंग प्रिंसिपल। इन्होंने बोला कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना। जो आप ज्ञान दोगे बच्चों को, जो पढ़ाओगे, उस नॉलेज को आप बाहर बाह्य जीवन से जोड़ोगे। मतलब आप अगर पेड़-पौधों के बारे में बता रहे हो, तो जो बच्चा घर से सीख के आया है, बाहर जोड़ो, उसको खेत में दिखाओ, मतलब जो स्कूल के आस-पास होंगे, गमले हैं, इस चीज़ से उसे बताओ, जो रियल लाइफ से जोड़ो। जो रियलिटी है बच्चे के आस-पास आपके सिलेबस में, अगर आप उसे बारिश का बता रहे हो, तो उसे रियल जो वो फ़ील करता है, ये बताओ। अगर आप उसे पानी के बारे में, कुएँ के बारे में बता रहे हो, नदी, पहाड़ के बारे में बता रहे हो, तो उसको रियल बताओ। उसको मतलब उसको बुक तक सीमित मत रखो। फिर उन्होंने बोला कि अधिगम रटने की विधियों से परे हो, मतलब रोट लर्निंग को इन्होंने बोला कि रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। मीनिंगफुल लर्निंग, मतलब अर्थपूर्ण, बच्चा जो लर्निंग कर रहा है उसका मतलब भी समझ पाए। तीसरा इन्होंने बोला कि पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना, ताकि आप पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। हम यहाँ पे इन्होंने बोला कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। होलिस्टिक मतलब फिजिकल भी करना है, फिजिकल डेवलपमेंट करना है, कॉग्निशन डेवलपमेंट करना है, सोशल डेवलपमेंट करना है, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है बच्चे का। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट कब होगा? ऑल राउंड डेवलपमेंट तब होगा जब आप बच्चे के जो कैरिकुलम है, कैरिकुलम आप इतना इस तरीके से डिज़ाइन करोगे कि उसको सब चीज़ के लिए टाइम मिले। ये इधर ये कैरिकुलम है, और इधर एक स्टूडेंट होता है और इधर टीचर होता है। इन दोनों के बीच की कड़ी को कैरिकुलम कहा जाता है। कैरिकुलम में सिलेबस भी आता है, सिलेबस इसके बीच का पार्ट है। इसमें सिलेबस भी आएगा, और इसमें आएगा बच्चे की एक्टिविटी, इसको खेलने कूदने सारा टाइम जो बच्चा करता है, इसमें प्ले भी आएगा उसका, इसमें खाना-पीने जो भी स्कूल में जैसा भी करता है, ये सब करिकुलम के अंदर। इसमें 2 टाइप के करिकुलम होते हैं, एक हिडन करिकुलम होता है और एक जो दिखता है। 2 मतलब हिडन हिडन वाला करिकुलम क्या होता है, इसमें दिया नहीं है कि आपको क्या करना है, बस इसमें बच्चा इनडायरेक्टली सीखता है, जैसे बिहेव करना। अगर बच्चे ने देखा है कि टीचर जो हेड टीचर है वो टीचर से कैसे बात कर रहा है, और टीचर ने देख लिया कि वो 4th क्लास वाले से कैसे बात कर रहा है, तो वो इनडायरेक्टली सीख रहा है कि मतलब इन लोगों को इस तरीके से बात करनी है। नेक्स्ट बोला इन्होंने कि एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाना, कक्षा के जीवन के साथ जोड़ना। मतलब एग्जाम इतना रिजिड ना हो, जैसे बच्चे पूरे साल भर में एक बार पढ़ाई के लिए बैठते थे, बच्चे एक बार पढ़ाई के लिए बैठते थे एग्ज़ाम में, तो इन्होंने बोला कि जो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब क्लास में जो बच्चा कर रहा है, उसके हर चीज़ को आँको, उसकी बोलने का क्या है, उसका मतलब फिज़िकली मीन्स वो प्ले में अच्छा है, या फिर वाद-विवाद में अच्छा है, डिस्कशन में अच्छा है, या फिर ड्राइंग में अच्छा है। उसमें मतलब कक्षा में उसको सारा ध्यान रखा गया है, जिसको कि एनईपी में बोला गया है 360 डिग्री असेसमेंट करना है बच्चे का, 360 डिग्री बच्चे का असेसमेंट करना है। 5वां है नेशनल वैल्यूज़, जो देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकारों को ध्यान में रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। मतलब जो आइडेंटिटी है बच्चे की, जो नेशनल वैल्यूज़ है, भाईचारे वाला, मतलब आज की तरह की बच्चे की जो नेशनल वैल्यूज़ हैं, उसको अपने देश के प्रति प्रेम, इस भावना के साथ उसको पालन-पोषण देना है बच्चे का, मतलब उसे नर्चर करना है कि उसकी देश प्रेम की भावना हो। फिर इन्होंने बोला कि सज़ा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखना, इतना ज़्यादा आप उसे पनिश ना कर दो कि स्कूल जाना छोड़ दे। इन्होंने बोला कि रिवार्ड उसको इतना ज़्यादा नहीं देना कि बात-बात पे रिवॉर्ड नहीं देना। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा रिवॉर्ड देना है, रिवॉर्ड की जगह रिवॉर्ड देना है, और सज़ा को इन्होंने बिल्कुल मना करा, मतलब सीमित रखना, कंट्रोल रखना। फिर इन्होंने बोला कि जो पाठ्यक्रम होगा इसमें सर्वांगीण विकास या चहुमुखी विकास, सभी डेवलपमेंट हो, जैसे कि हम बात ऊपर कर चुके हैं कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सभी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट आ जाए उसमें। बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके।
फिर इन्होंने बोला कि रचनात्मक अधिगम को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, टीचर को फैसिलिटेटर रखा जाए और बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे। इंफॉर्मेशन को नॉलेज न जानना, मतलब इन्होंने बोला कि जो इंफॉर्मेशन है, अगर कोई बच्चे के पास इंफॉर्मेशन है तो उसको नॉलेज ना समझा जाए। उस इंफॉर्मेशन को उसको पता है कि इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, तो इसको रटने वाला या फिर किसी को अगर फैक्ट है तो उसको नॉलेज ना समझा जाए। जैसे हमारे टाइम में क्या होता था कि कोई बच्चा, जैसे टीचर ने पढ़ा दिया, उसको क्या होता था कि 5 मिनट में याद हो जाता था, और उस 5 मिनट के जिस हिसाब का टॉपिक होगा, 5, 2 मिनट, 10 मिनट, वो बिल्कुल रट के सुना देते थे। टीचर बोलते थे वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है, इस तरीके से उसको रिवॉर्ड देते थे। लेकिन उसने कितना उसको मीनिंग करा है, उसको कितना उसको जो उसने रटा मारा है, तो बोलते हैं ना कि रटंत विद्या फलंत नहीं। तो यही वाला सीन है कि उसने उसको मीनिंग जाना उसका कि नहीं जाना, तो उसको ही नॉलेज मान लिया करते थे। फिर फिर है जेपी नायक का ट्रायंगल पूछा जाता है कि ट्रायंगल में क्या क्या चीजें थी। तो ट्रायंगल में इन्होंने क्वालिटी की बात करी थी, इक्वालिटी की, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना, इक्वालिटी समानता से, और कितनी क्वांटिटी में देना है एज के अकॉर्डिंग। तो इनका ट्रायंगल पूछा जाता है कि क्या क्या चीजें थी, ज्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर भाषा की बात करी गई कि भाषा, इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया जो कि कोठारी, इसमें इन्होंने बोला कि एनसीएफ में कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा ना प्राइमरी में, तो वो उसकी मातृभाषा का होगा, मदर टंग का होगा। तो इन्होंने बोला कि फिर इन्होंने बोला कि जो गणित है, गणित को बच्चे का गणितीयकरण करना, अगर आप उसे 2+2 सिखा रहे हो या 4+4 सिखा रहे हो तो वो उसको अप्लाई कर सके, बच्चा खाली रट के ना आ जाए, बच्चा उसको अप्लाई कर सके। साइंस के बारे में इसमें क्या बोला गया कि बच्चे को सोचना सिखाना, कि बच्चे की जो सोचने की क्षमता है, बच्चा जिज्ञासा कर सके, उसके बारे में जिज्ञासु बन सके बच्चा, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। रचनात्मक बच्चे को एनवायरनमेंट देना है। इस तरीके से पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाए कि बच्चे को सोचना सिखाना है, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी करके सिखाना है, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सिखाना है। फिर क्या है कि सामाजिक विज्ञान, इसमें सामाजिक विज्ञान में बोला गया कि सामाजिक विज्ञान को इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ाना, मतलब जोड़ के पढ़ाना। अगर आप उसे अकबर पढ़ा रहे हो या मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा रहे हो, तो उसको इस तरीके की क्वेश्चन पूछो कि जिससे कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग का क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होता है कि आलोचनात्मक प्रतिबिंब, जो हम बात कर रहे हैं उसमें खुद आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक रिफ्लेक्शन, डिसीजन मेकिंग। बच्चे को, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी चेंज करी थी ना, तो अकाल पड़ गया था, तो अगर आप होते मोहम्मद बिन तुगलक की जगह तो आप क्या करते? तो बच्चा कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा कि नहीं मैडम, यहाँ पे मैं तो राजधानी चेंज ना करता, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कैसा पागल आदमी था कि वो, मतलब पागल आदमी, हाँ उसको पागल बादशाह ही बोला गया है कि इसने तो ऐसा करा, इसने ये भी नहीं देखा कि पॉपुलेशन कितनी है, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या थी वहाँ की, इतनी गर्मी में वो राजधानी चेंज कर रहा है, बारिश ही नहीं हुई। तो पहले उसे अपने मतलब जो भी उसके दरबार में थे उनको पूछ लेना चाहिए था कि भाई मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी तानाशाह भी बोला जाता है इसे, कि क्यों चलाई, इसको ऐसा करना चाहिए था। तो बच्चों में डिसीजन मेकिंग आया, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, उसने उन्होंने आलोचनात्मक प्रतिबिंब प्रतिबिंब देखा उसमें। फिर समायोजित करके पढ़ाना, उसने बोला कि हिस्ट्री देख लिया, हिस्ट्री में बच्चे, फिर ज्योग्राफिकल कंडीशन भी देख ली, उसमें ज्योग्राफी भी आ गया। फिर उन्होंने मैथ्स भी ला दी उसमें कि तुम, उसने ये नहीं देखा कि कितनी पॉपुलेशन है राज्य की, मेरी पॉपुलेशन वहां शिफ्ट होगी तो कितना कुछ नुकसान होगा। इस तरीके से मतलब सब्जेक्ट को इंटीग्रेटेड करके पढ़ाना, समायोजित करके पढ़ाना। आर्ट एजुकेशन के बारे में क्या बोला गया? आर्ट एजुकेशन के बारे में बोला गया कि अलग अलग तरह के आर्ट फॉर्म होती है और बच्चे खुद को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। कोई डांस में करता है खुद को एक्सप्रेस, कोई क्राफ्ट में, कोई कम्युनिकेशन में अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के साथ बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, कोई कविता लिख के बता सकता है, कोई विजुअल आर्ट के थ्रू बता सकता है, कोई थिएटर करके बता सकता है, कोई शायरी करके, कोई वाद विवाद करके। मतलब उनको ऐसे मौके दिए जाए कि बच्चा अपनी आर्ट एजुकेशन जो बच्चे को दे रहे हो, इस तरीके के इन्वायरमेंट दो कि बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर पाए। फिर उन्होंने बोला कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी होता है स्कूल में, रेड क्रॉस होता है, स्काउट गाइड होता है, खेल के बारे में बच्चों को बताना, बीमारी के बारे में बताना कि इस खाना खाने से क्या होता है, खाने के बारे में बताना, न्यूट्रिशन कैसा होता है। जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो फिजिकली मतलब स्ट्रांग हो पाएगा, और जब फिजिकली स्ट्रांग होगा तो वो प्ले भी कर पाएगा, अपने आप को स्पोर्ट्स में भी ले जा पाएगा। फिर इन्होंने बोला कि शांति के लिए शिक्षा,
शांति के लिए शिक्षा का क्या मतलब है? शांति के लिए शिक्षा का मतलब है, इसका एक सीधा-सीधा आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर एक मैसेज आ गया ना कि धार्मिक धर्म से संबंधित, तो उसमें इतने सारे ग्रुप बढ़ जाएँगे कि इतनी सारी लड़ाइयाँ, दंगे-फसाद हो जाएँगे। बच्चे को इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि वो धर्म, नैतिकता, सहिष्णुता और पॉजिटिव एटीट्यूड रख सके। ये नहीं कि अगर किसी ने बोल दिया तो उसी में कूद पड़े। पहले उस चीज़ को देखे, परखे कि इसकी सार्थकता क्या है, ये सही है भी कि नहीं है। मतलब मैं भेड़-चाल में तो नहीं फँस रहा हूँ। इस तरीके से बच्चे को देखना चाहिए। वो किसी पुराने को, कोई पुराना नियम धर्म है, वो किसी पुराने को इसलिए ना छोड़ दे नियम को, या किसी भी क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे कि आपके घर में कोई रीति-रिवाज चल रहा है, तो बच तो वह उसको इसलिए ना नकार दे कि ये पुराना है, या किसी नई चीज़ को इसलिए ना एक्सेप्ट कर ले कि ये नया है। उसको अंदर इतना विचार डेवलप करने हैं कि वह उन दोनों को परख सके, जाँच सके और उसकी सार्थकता की यह पॉज़िटिव है हमारे देश के लिए या मेरे लिए, तब उसको नकार भी सके। उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप करना है, इस तरीके से विचार डेवलपमेंट करना है कि एक शांति के लिए शिक्षा हो सके, मतलब कोई दंगे-फ़साद में ऐसे ही ना भेड़-चाल में ना कूद पड़े। फिर इन्होंने बात करी कि वर्क एजुकेशन। वर्क एजुकेशन में इन्होंने बोला कि जो एजुकेशन के लिए वर्क कैसा हो, तो वर्क के लिए सॉरी एजुकेशन कैसा हो? इन्होंने बोला कि वोकेशनल शिक्षा, जो कि एनईपी वर्क एजुकेशन में के बारे में क्या बोला गया, एनईपी 2020 में भी अब इसकी बात की गई है कि 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की जाए। व्यावसायिक शिक्षा क्या होता है? व्यावसायिक शिक्षा में जैसे किसी बच्चे को अगर कारपेंटरी करना है, मैकेनिकल काम करना है, उसको पेंच-पुर्जे अच्छे लगते हैं तो वो काम सीख सकता है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, फार्मिंग, जो भी जिस बच्चे को जो भी सीखना है वो सीख सकता है और उसके भी उसे मार्किंग मिलेंगे। तो उसमें बोला गया कि वोकेशनल शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर इन्होंने बोला कि जो प्रदर्शन है ना वही सब कुछ नहीं है। मतलब मार्क्स के पीछे ना भागा जाए, जैसे पुराने टाइम में बोला जाता था। पुराने समय में क्या होता था कि मार्क्स को बोला जाता, जैसे तुम्हारी कितनी परसेंटेज आई, तो उसी में बच्चे को सारा चीज़ नाप लेते थे कि बच्चे में क्या है और क्या नहीं है, और चीज़ों को वैल्यू नहीं किया जाता। तो इन्होंने कहा कि प्रदर्शन ही सब कुछ नहीं है, मतलब मार्क्स पे ही डिपेंड ना रहे। तो फिर इन्होंने कहा कि क्लास का वातावरण कैसा होना चाहिए? क्लासरूम का वातावरण जो है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। फिर स्कूल का जो वातावरण होना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए? एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल को दूसरा वर्ड आता है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मीन्स सुगम्य। सुगम्य मीन्स प्रत्येक डिसेबिलिटी के लिए एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मीन्स प्रत्येक डिसेबिलिटी उस चीज़ को यूज़ कर पाए जो कि एक नॉन डिसेबल्ड बच्चा यूज़ कर रहा है। वॉशरूम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, क्लासरूम हो गया, सारी चीज़ें जहाँ पे एक नॉन डिसेबल्ड बच्चा सुगम्य तरीके से जा सकता है, तो उसके लिए वहाँ पे वो अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड की जाए। जैसे कि वहाँ पे अगर सीढ़ियाँ हैं, तो एक डिसेबल्ड बच्चा फिज़िकल डिसेबल्ड है, तो वो सीढ़ी कैसे चढ़ेगा? तो उसके लिए वहाँ पे रैंप होनी चाहिए। तो अगर एक वीआई बच्चा है, वीआई मीन्स विज़ुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टिबाधित बच्चा है, तो वहाँ पे रेलिंग भी लगाई जाए, ताकि वो उसको पकड़ के जा सके। फिर उन्होंने बोला कि बुनियादी ढाँचा, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए, बैठने की सुविधा, बच्चों को टाट-पट्टी में ना बिठाया जाए, नीचे जैसे कि पुराने टाइम में बिठाया जाता था। तो जब 2005 में बिठाया जाता था कि तभी तो एनसीएफ आए। इन्होंने कहा ये सब नहीं होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, टॉयलेट सेपरेट होने चाहिए। टॉयलेट सेपरेट होने चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, ये नहीं कि टीचर ताला लगा के जा रखा। फिर उन्होंने कहा कि टाइम टेबल जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे को फ्री पीरियड दो, बच्चे को खेलने के लिए दो, सारी सुविधाएँ बच्चे को प्रोवाइड किया जाए। फिर इन्होंने बोला कि अनुशासन में हो, वो ट्रेडिशनल अनुशासन ना हो कि डंडे से बच्चों को बैठाया जाए, बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चे के अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप करो, बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दो कि बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन के लिए मोटिवेट हो सके। फिर इन्होंने क्लासरूम का एनवायरनमेंट इतना इंटरेस्टेड बनाना है कि बच्चा सेल्फ, अगर बच्चे ज़्यादा खेल-कूद कर रहे हैं, बच्चा ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं, तो उनको वाद-विवाद वाली प्रतियोगिता क्लास में रख दो, कि एक चैप्टर से 2 कैरेक्टर उठा दो और दोनों कुछ आधे को एक कैरेक्टर की तरफ, आधे को दूसरे कैरेक्टर की तरफ रख दो। तो इतने इंटरेस्टेड होके बच्चों का खेल-कूद में और वाद-विवाद में बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि माता-पिता और समुदाय की भागीदारी, पेरेंट्स पीटीएम जो होती है, पीठ पे भागीदारी। फिर इन्होंने बोला कि समुदाय की भागीदारी, आपके समुदाय में कोई बच्चा पहले कितना आगे गया है, आगे गया का मीन्स है कि वह जैसे कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया हो,
या फिर कोई टीचर बन के आया किसी अनदर स्कूल में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी ओहदे पे हो जहाँ पे एक सामाजिक जिम्मेदारी, अगर कोई कोई आईएएस बन गया, कोई पीसीएस बन गया, कोई फौजी में है, कोई पुलिस में है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, या कोई किसान हो जिसने बहुत अच्छे तरीके से अपनी फार्मिंग की हो, या कोई किसी ने जिसमें इसमें भी नाम कमाया हो, तो उन बच्चों को उनको बुलाया जा सकता है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। जो आप एज अ टीचर बच्चों को मोटिवेट करोगे, वहाँ पे आप अगर रियल लाइफ के एग्जाम्पल लाओगे तो बच्चे उससे ज़्यादा मोटिवेट होंगे। फिर इन्होंने बोला कि टेक्स्ट बुक तक सीमित ना रखा जाए, बच्चों को सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही सीमित ना रखा जाए। मतलब अगर आप बच्चों को वाटर साइकिल के बारे में बता रहे हो, तो वाटर साइकिल बुक पे ही ना रखो, उनको बोलो कि आईसीटी में देखो, लाइब्रेरीज में और बुक हो सकती है, मीडिया में दिखाया जाता है, आए दिन न्यूज़ में कितना ज़्यादा दिखाया जाता है। ये इंटरनेट उस टाइम नहीं था, ये इंटरनेट मैंने डाल रखा है। जैसे कि आज की डेट में अगर बच्चों को कोई भी असाइनमेंट दिया जाता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले यूट्यूब पे देखेंगे, गूगल छान मारेंगे, गूगल में देखेंगे। उस टाइम तो गूगल था नहीं, रहा भी सब चीजें। बच्चे एक बुक पे डिपेंड ना रहे। अगर बच्चे हिंदी की बुक है तो उनको स्टोरी पढ़ाई जाए, लाइब्रेरी में और किताबें सजेस्ट करो किसी और राइटर की, ये सब प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ये थी एनसीएफ की कहानी। आगे की वीडियो में मैं एनसीएफ के एमसीक्यूज कराऊंगी। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए। थैंक यू सो मच।